नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके जो बयान, उनके भाषण और जिस तरह के केसेस उनके खिलाफ सभी थे वो एक अलग कहानी कहते थे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो बयान हैं, वो कुछ और कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है इन दो कहानियों के बीच में वो ये कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के मायने किसके लिए क्या हैं? बीजेपी के लिए क्या मायने हैं, आरएसएस के लिए क्या मायने हैं, नरेंद्र मोदी के लिए क्या मायने हैं और भारत के लिए क्या मायने हैं? तो इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों से। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त अमिताभ सिन्हा हैं, बीजेपी नेता हैं, लगातार आप उन्हें देखते रहे हैं। हमारे साथ हिलाल अहमद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सीएसडीएस के। नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपूर्वानंद झा हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस थिंकर हैं, लगातार आप इन्हें भी सुनते रहते हैं। सबसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी नीरजा जी आपसे कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके पहले तक जो सब कुछ चल रहा था, एक पत्रकार के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर जो आप लगातार देख रही थी, चुनाव कैंपेन देख रही थी, चाहे वो नरेंद्र मोदी के भाषण हो या जो भी यूपी में भाषण हुए बीजेपी के नेताओं के, क्या कहीं भी ये लगा था कि योगी आदित्यनाथ सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं? या फिर सरप्राइज इसलिए नहीं था क्योंकि एक सरप्राइज की उम्मीद थी? देखिए, उस समय लग रहा था, शुरू में राजनाथ सिंह का नाम था, ये भी कहा जा रहा था कि आरएसएस उनको चाहता है। फिर अचानक वो नाम बाहर चला गया सुर्खियों से। मनोज सिन्हा जो कि मिनिस्टर हैं यूनियन में, उनका नाम बहुत जोर शोर से चला था 2-3 दिन के लिए, और वो भी फिर ढीला पड़ गया। और अचानक स्वेरिंग इन से 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ का नाम आया। हालांकि उनका नाम पहले था और सर्वे जब होते थे तो उनकी पॉपुलैरिटी का टेस्टिंग भी होता था। लेकिन उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी चुनाव के दौरान नहीं चल रहा था, क्योंकि उनकी नाराजगी की भी जिक्र थी। पूर्वांचल में थोड़ा रिबेलियन भी था भाजपा के अंदर। उनकी वाहिनी जो है, हिंदू वाहिनी जिसकी लॉयल्टी इनके प्रति है, ऐसा भी कहा जा रहा था कि इंडिपेंडेंस को बैक कर रहे हैं। फिर अमित शाह की बातचीत हुई इनसे तो पूरा ऑन बोर्ड आ गए थे, फिर जम के उन्होंने कई जगह पर तो ये सब देख के कई जगह पर ये कहा जा रहा है कि ये लास्ट मोमेंट एक चेंज था, रातों रात ये बदलाव हुआ है। देखिए, अंदर खाने की कहानी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ को समर्थन था आरएसएस का, और बहुत जम के समर्थन था। ठीक है। और उनके अपने जो फॉलोअर्स भी हैं जो कि चुन के आए थे, उनका भी दबाव था। कुछ लोग शायद इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि मिनी रिबेलियन भी हो सकता है एमएलएज में अगर उनको नहीं बनाया जाए। नरेंद्र मोदी के लिए ये कैलकुलेटेड गैम्बल था जो कि उन्होंने लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मिनी मोदी हैं, जूनियर मोदी हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये चीज बार बार उभर कर सामने आई है, ये बार बार कहा जा रहा है, हालांकि संघ ने इससे इनकार किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये संघ का चॉइस है। संघ को इससे क्या हासिल होगा? संघ का चॉइस तो है ही। भारत के प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक हैं, अमित शाह जी संघ के स्वयंसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय कार्य समिति के 90% लोग संघ के स्वयंसेवक हैं। तो संघ का चॉइस का मतलब यह नहीं होता है कि नागपुर के लोग इस पर थोपते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक स्वायत्त मजबूत संगठन है, जहां जरूरत पड़ती है सलाह दी जाती है, सलाह ली जाती है। सलाह थी ये वाली? देखिए, ये तो फिर आपको संघ के बड़े अधिकारी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना पड़ेगा। अपूर्वानंद जी, आपसे इस पर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि संघ का चॉइस जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। मैंने राकेश जी से पूछा, कह रहे हैं कि ठीक है, संघ बहुत प्रसन्न है और सलाह अगर मांगी जाती है तो दे सकते हैं। हालांकि मोहन भागवत ने ये कहा है कि हम राजनीतिक ये एक फैसला लिया जाता है, लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक स्टैम्प करने की कोशिश हुई है। तो संघ को इससे काफी कुछ, इस एक फैसले से काफी कुछ हासिल हो सकता है। मैं संघ के भीतर क्या चर्चा चल रही है इससे बिल्कुल परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि संघ दरअसल एक पर्यावरण है
और उसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है या दूसरी वनस्पतियां हैं, ये सब फलती फूलती हैं, वह पर्यावरण इनको मदद करता है, ये सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यह प्रश्न इसलिए निरर्थक है, राकेश जी की बात से मैं सहमत हूं, कि नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं वो एक स्वयंसेवक ले रहा है, जैसे अटल बिहारी जो फैसला ले रहे थे वो स्वयंसेवक लेता था। तो इसलिए यह प्रश्न निरर्थक है कि संघ फैसला ले रहा है या मोदी फैसला ले रहे हैं। संघ ही है, मोदी में भी संघ है, अमित शाह में भी संघ है, और तीसरी बात कि योगी आदित्यनाथ संघ के नहीं है उस प्रकार, संघ के बाहर के हैं। बिल्कुल। लेकिन आप संघ का लचीलापन देख सकते हैं। जिस अंतिम लक्ष्य की बात यहां की गई कि उस अंतिम लक्ष्य को हासिल करने में जो भी सहयोग करेगा और जो भी उपयोगी होगा उसे संघ अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो इसलिए एक समय तक, यानी आज से 4-5 वर्ष पहले तक ऐसी कल्पना की जा रही थी, इसी प्रकार चर्चा करने वालों के भीतर, कि नरेंद्र मोदी हाशिए के व्यक्ति हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को संघ ने केंद्र में कर लिया। उसके पहले लालकृष्ण आडवाणी को हाशिए का माना जाता था, उनको समय पड़ने पर केंद्र में कर लिया। योगी को 5 महीना पहले तक कहा जा रहा था कि नहीं नहीं, योगी तो फ्रेंच हैं, हेट मॉन्गर हैं, घृणा के प्रचारक हैं, और अभी शायद उनको न लाया जाए। लेकिन समय पड़ने पर उनको भी लाया गया, क्योंकि इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है और एक वास्तविक अर्थ है। प्रतीकात्मक अर्थ भारत की पूरी जनता के लिए है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, खासकर मुसलमानों के लिए है। और इस बात को समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह संदेश भारत के मुसलमानों, भारत के ईसाइयों और भारत के हिंदुओं को भी है। हिंदुओं को यह है कि हम अब जो तय करेंगे तुम्हें वह कबूल करना ही है, और शिकायत करना बंद कर दो। ठीक है, इस पर भी मैं वापस आऊंगी, लेकिन अमिताभ सिन्हा जो यहाँ पर इन दोनों ने कहा है, राकेश सिन्हा जी ने और अपूर्वानंद, इन लोगों ने कहा है, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जब आदित्यनाथ जो हैं वो संघ से नहीं है, एक तरह से अलग हैं, ठीक है, तब भी बीजेपी इस एक फैसले को एक्सेप्ट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। क्या ये स्ट्रैटेजी 2019 है? अपूर्वानंद जी ने कहा कि संघ के नहीं है। अरे थोड़ा कुछ व्यक्ति के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो। जो अब मुख्यमंत्री है सबसे बड़े प्रदेश का, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा है। एबीवीपी का जो वर्कर रहा है वो संघ से कैसे नहीं है? और तीसरी बात, आप थोड़ा और रिसर्च करिए और गोरक्षा पीठ जो है वहां जिसके वो योगी हैं, उसका मूल मंत्र जानिए, उसके और संघ के मूल मंत्र में कितनी साम्यता है। उसका मूल मंत्र है गोरक्षा पीठ का, जात पात जाने नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होए। ये संघ का मूल मंत्र है और यही गोरक्ष पीठ का मूल मंत्र है जो लिखा हुआ है वहां। इस संघ ने यदि कोई भी निर्णय लिया होगा तो वो सिर्फ राष्ट्रहित में है, और ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। संघ कभी कोई निर्णय अपना थोपता नहीं। भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जो उसको संघ से ट्रेनिंग मिली है, और संघ की ट्रेनिंग यही है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। कादम्बिनी जी, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हिलाल अहमद, आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पर अपूर्वानंद जी ने यह भी कहा कि एक संदेश है, न सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए भी। ये संदेश जो है, एक तौर पर अगर सबके लिए संदेश है, हर कम्युनिटी के लिए संदेश है, तो ये देश के लिए संदेश है। देश के मायने में अगर हम इंटरनेशनल हेडलाइंस हम देख रहे हैं, जिस तरह की हेडलाइंस लगातार आ रही हैं, साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं जो अब तक एक इमेज बनता आया है उस पर बेस्ड है हेडलाइंस। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हिंदू हार्डलाइनर, ये कहा जा रहा है कि भारत क्या हिंदू सुप्रीमसिस्ट देश होगा। एक इस तरह की चीज को भी बढ़ावा मिल रहा है। क्या इसको कहीं भी डिसमेंटल करने की कोशिश है, इसको एक मना करने की कोशिश आपको नजर आ रही है, चाहे सरकार हो या फिर यूपी सरकार को तो खैर अभी बहुत दिन नहीं हुए? नहीं, मुझे लगता है पहले तो मैं एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मेरे नाम में और मेरे तर्क में फर्क करके अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो चीज़ शायद स्पष्ट हो जाएगी। तो हिलाल अहमद का नाम माइनॉरिटी से ना जोड़कर एक विश्लेषक के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर अगर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक की जो बातचीत हुई है उसमें से कुछ चीज़ों से मैं सहमत हूँ। राकेश जी ने बहुत अच्छा इशारा किया, उन्होंने कहा संघ भी है, सेंग भी है। थोड़ा सा रिसर्च की बात सर ने भी बोली है, अमिताभ जी ने, और मुझे लगता है रिसर्चर के नाते ये सवाल मुझसे पूछा गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी के जो गुरु थे अवैधनाथ जी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैंने एक लंबा इंटरव्यू उनसे किया था, और मुझे ये पता लगा था कि दरअसल वो हिंदू महासभा
से संबंध है। राकेश जी अक्सर लिखते रहे हैं हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच की कितनी दूरी रही है। बंच ऑफ थॉट में खुद गुरु गोलवलकर ये बात कहते हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया है जिसे कहा जाए रिएक्शनरी हिंदुइज्म। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु गोलवलकर कह रहे हैं और सावरकर के बारे में कह रहे हैं और हिंदुत्व जिस किताब का नाम है उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, रिएक्शनरी हिंदुइज्म। तो अगर ये बातें हैं तो जो रिसर्च की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से इसको इस पर्सपेक्टिव तो दूर की बात हो गई, चलिए थोड़ा नज़दीक ले आते हैं। लगातार 2002 से लेकर अब तक कई बार उनका रूठना मनाना चलता रहा है योगी जी का बीजेपी के साथ। अभी बिल्कुल पास में ले आते हैं। अभी 70 लोग युवा वाहिनी ने खड़े किए तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और भी पास ले आते हैं बिल्कुल रिसेंटली। अगर आप वाकई देखें थोड़ा सा इसमें रिसर्च की वाकई ज़रूरत है, मैं सहमत हूँ इस बात से कि जो संघ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आप संघ की वेबसाइट पे जाकर देखें और युवा वाहिनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें मुझे गोलवलकर जी की बात बिल्कुल सही लगती है कि रिएक्शनरी हिंदुइज्म है। तो अगर और लचीलेपन की बात पर यहाँ मेरे ख्याल से हम सभी सहमत हैं इस बात पर लचीलेपन में, लेकिन इसमें बीजेपी ने एक संदेश दिया है और वो संदेश बहुत स्पष्ट है, वो है प्रोफेशनल पॉलिटिक्स का। हाँ। ये व्यावसायिक राजनीति है। अगर आपको जीतना है तो आपको व्यावसायिक राजनीति करनी पड़ेगी और ये केवल बीजेपी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस देश की तमाम पार्टियां, यहाँ तक कि सीपीएम अपने आप को जो आइडियोलॉजिकल पार्टी कहते हैं वो भी व्यावसायिक राजनीति करते हैं। इस समय में क्योंकि ये वाली बीजेपी वाली व्यावसायिक राजनीति चल रही है इसलिए हम आरोप बीजेपी पे लगा देते हैं, क्योंकि सबसे साफ सामने नजर आ रही है। साफ तौर पर लगाया जा व्यावसायिक सकता कह है। रहे हैं या पेशेवर कह रहे हैं? पेशेवर राजनीति है। और व्यावसायिक कॉमर्शियल फर्क है। जो आपका सवाल था कि क्या वाकई में भारत की छवि, मुझे ये भारत की छवि चीज़ से थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि ये हम सभी टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से नहीं गढ़ते, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छवियां बनती हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छवियां बनती हैं उसके बारे में तो हम पहुंच तक नहीं पाते। तो ये भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर मुझे नीचे देखना अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब अगले सेगमेंट में हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और अगले सेगमेंट में नीचे देखकर सभी हमारे जो यहाँ पर दर्शक मौजूद हैं हमारे साथ, काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं, उनके सवाल हम अपने एक्सपर्ट पैनल के सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।